नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स राजस्थान पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, जब भी राजस्थान की बात आती है तो भारत के शेष राज्यों में राजस्थान को थोड़ा रेगिस्तान से रिलेट करके सोचा जाता है और राजस्थान को रेगिस्तान समझा जाए, इसके लिए वास्तविकता में राजस्थान में एक थार डेजर्ट है। और थार डेजर्ट में राजस्थान का अरावली से जो पश्चिमी राजस्थान वाला जो क्षेत्र है, अरावली के पश्चिम का जो क्षेत्र है, वो वाकई में थार डेजर्ट की जद में आता है। लेकिन उस डेजर्ट के अंदर मरुगंगा के नाम से कही जाने वाली एक नदी बहती है जिसका नाम है लूणी नदी। हालांकि वो अंतस्थ नदी है, यानी एक ऐसी नदी जिसका पानी पहाड़ों से निकलने के बाद रण ऑफ कच्छ में रह जाता है, वो जाकर के समुंदर में नहीं मिलता। लेकिन हाँ, उस नदी की वजह से रेगिस्तान में पानी आता है। उसी नदी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है जोजड़ी नदी। हाल ही के दिनों में वो फिर से एक बार सुर्खियों में है। ऐसा क्यों है? रेगिस्तान में पहले ही पानी का संकट और उस पानी में भी एक नदी जिसका नाम है जोजड़ी नदी, वो फिर से एक बार सुर्खियों में है। और क्यों सुर्खियों में है, तो आपका कारण आप ये कारण आपको बहुत ज्यादा सरप्राइज कर देगा। आपको ये समझने पर विवश कर देगा कि राजस्थान में जहां पानी की इतनी किल्लत हो, वहां एक नदी ऐसा पानी लेकर बह रही है जिससे कि लगभग 100 किलोमीटर की रेंज में, लगभग 31 किलोमीटर की चौड़ाई में 50 से अधिक गांवों के सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो काले पानी की सजा पाने के लिए विवश हैं। साथियों, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये दृश्य है राजस्थान में बहने वाली एक नदी, जोजड़ी नदी का। ये जोजड़ी नदी लूणी नदी की सहायक नदी है। चर्चा में क्यों है? आपके लिए थोड़ा सा मैं मैप को बता दूं ताकि आप इसे अच्छे से रिलेट कर पाएं और इसको समझ पाएं। मैप की दृष्टि से अगर हम बात करते हैं तो हमारे राजस्थान को कुछ इस तरह से पढ़ा लिखा जा सकता है। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। हमारे राजस्थान में लगभग जब रेगिस्तान की बात की जाती है तो ये जिले जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, जालौर, पारी, चूरू, श्रीगंगानगर, ये थार डेजर्ट में, मतलब लगभग ये समझिए कि इस क्षेत्र के अंदर अगर हिमा वो अरावली निकल रहा है तो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिस तरह से आपको यहाँ दिखाई देता है, ये रेगिस्तान की जद में आता दिखता है। इसी रेगिस्तान में एक जिला है जोधपुर। अच्छा, जोधपुर बड़ा सिग्निफिकेंट जिला है। राजनीतिक लिहाज से भी, राजस्थान के लिहाज से भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंस रखता है। राजस्थान की राजनीति में बड़ा महत्व है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी जोधपुर से ही आते हैं। और केंद्र में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जो इस समय केंद्र सरकार के अंदर मंत्री हैं, वो भी यहीं से आते हैं। और बड़ा संयोग देखिए कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी हैं, वो तो जल शक्ति मंत्रालय तक संभाल चुके हैं। और उनके कार्यकाल में इस नदी के उत्थान के वादे भी किए गए थे। सपने तो दिखाए गए थे कि रिवर फ्रंट तक बना दिया जाएगा। लेकिन आज स्थिति यह है कि इस जोधपुर जिले के अंदर इस जोजड़ी नदी का जो हाल है, वो देखते ही आपकी आंखों से दर्द के कारण आंसू निकल आएंगे। आप कहेंगे कि ये कैसी बातें कह रहे हैं, कवि की कल्पना सी लगती हैं। आइए मैं आपको कुछ दृश्य दिखाता हूं, तस्वीरें दिखाता हूं, जिन्हें संभवतया आप अगर देखेंगे तो ये प्रथम दृश्यता तो विश्वास ही नहीं होगा कि जहां पानी की किल्लत हो रेगिस्तान में, वहां नदी, और नदी के अंदर हालात ऐसे कि वहां लोग, पशु, जानवर, ये सब त्रस्त हो रखे हैं। सरकारों के आगे तमाम तरह के प्रयास कर चुके हैं। और प्रयासों की बात बताऊं तो मैं यहां पर हालात ये हैं, नदी के हालातों को देख करके, जो कि एक गंदा नाला लगता है। आप में से कुछ लोग कहेंगे कि सर ये नाला ज्यादा लग रहा है, नदी कम लग रही है। लेकिन क्या करें, पौराणिक रूप से तो इसको सरस्वती नदी की मतलब की संज्ञा दी जाती है कि ये सरस्वती नदी की शाखा हो सकती है। ये तक माना जाता है कि भाई लूणी की सबसे बड़ी सहायक नदी जोजड़ी नदी है। तो राजस्थान के रेगिस्तान में जहां लूणी मरुगंगा का खिताब पाती है, उसकी सबसे बड़ी सहायक नदी की तो वैल्यू होगी ही, जस्ट लाइक गंगा के लिए यमुना। तो बिल्कुल वैसे ही इसकी वैल्यू है। अब इस स्थिति में जब आप नदी को देखते हैं तो ये जो आपको यहाँ पर वन्य पशु, गलते हुए पेड़ और सीवेज की तरह बहता हुआ जो पानी दिख रहा है, ये इस नदी का प्रमाण बना हुआ है, नदी की पहचान बनी हुई है। आज हम चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फिर से इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में क्यों है? क्योंकि यहां से रालोपा के प्रमुख जो हनुमान बेनीवाल जी हैं, वो इस समय पर जोजड़ी बचाओ आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए पहुंचे हुए हैं। और यहां पर वो बकायदा मतलब लोगों के साथ मंच साझा करके बालोतरा जिले में बैठ करके इस मांग को उठा रहे हैं कि जोजड़ी को बचाओ भाई। और जो लोग मंचासीन हैं,
उन मंचासीन लोगों की आवाज को अपनी आवाज के साथ और बुलंद कर रहे हैं। आप नागौर से सांसद हैं। चूंकि ये नदी नागौर, बालोतरा, जोधपुर इन सभी क्षेत्रों को प्रभावित करती है, मतलब ये पश्चिमी राजस्थान के वो क्षेत्र हैं जो कहीं ना कहीं प्रभावित होते हैं इससे। तो यहाँ पर बहुत सारे मंचासीन जो लोग बैठे हैं, वो कम से कम 50 गांवों से संबंधित हैं। और ये 50 गांवों से संबंधित जो लोग हैं, ये इस गंदी नदी के पानी से त्रस्त हैं। यहाँ के लोगों का कहना यह है कि इस नदी के अंदर जो पानी है, वो पानी धीरे-धीरे हम सब के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। लोग रिश्ता करने के लिए गाँव में नहीं आते, रिश्तेदार नहीं आते, स्कूलों में बच्चे नहीं जाते। जानवरों की लगभग 4000 जानवरों की अब तक पशुओं की जान जा चुकी है। खराब पीने से पानी पीने से मरने वालों की संख्या बहुत बढ़ चुकी है। कुएं का पानी प्रदूषित हो चुका है। पीने के पानी के लिए दूर-दूर से पानी मंगाना पड़ता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कोई ताजा मामला नहीं है। इस मामले को अगर आप और ज्यादा पीछे जाकर देखेंगे तो जोजड़ी नदी करके सर्च मारिए, तो ये अक्सर भारत के अंदर सुर्खियों में चलती है। पूरे भारत में चाहे आप नेशनल लेवल पर अगर आप देखें तो ये सुर्खियों में हमेशा रही है कि भाई 20 गांव ऐसे हैं, कहीं 50 गांव हैं, कहीं 20 गांव हैं जो कि इस नदी के पानी से। अब आप पूछेंगे कि नदी के पानी से गांवों का क्या रिलेशन है? असल में क्या है कि ये नदी का पानी जब बहने लगता है, बारिश आ जाती है तो ये पानी धीरे-धीरे गांव को अपनी जद में ले लेता है। पानी गाँव में सूखता नहीं है और ये जो काला पानी है, अब आप में से कई लोगों के दिमाग में प्रश्न आने लगेगा कि इस पानी के काले होने का रीज़न क्या है? तो रीज़न है जोधपुर में लगी हुई फैक्ट्री। लगभग 700-800 ऐसे कारखाने लगे हैं, जो टेक्सटाइल से रिलेटेड हैं, कपड़ा उद्योग से रिलेटेड हैं, स्टील से रिलेटेड हैं। वो अपने टेक्सटाइल उद्योग का जो कचरा है, वो नदी के अंदर पानी के साथ मिलाकर फेंक देते हैं। और जो उस नदी में गया हुआ ये जो पानी है, ये बिना ट्रीटमेंट के ही फेंक दिया जाता है। यानी कि इस नदी का उपयोग असल मायने में नेचुरल वाटर तो बह नहीं रहा, अब नाले का पानी निकल करके बह रहा है। अब इसको एक तरह से ये कहा जाए तो ये नदी ना होकर के फिलहाल जोधपुर का सीवेज नाला हो रखा है। इस नाले के अंदर जोधपुर की लगे हुए जो फैक्ट्री 700-800 फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों का गंदा पानी इस नदी के मतलब इस नाले के माध्यम से ज्यादा उचित रहेगा कि बह करके यहां जा रहा है। और इस नाले में जो जोजड़ी नदी है रियल में, उसमें उद्योगों में से कई उद्योग ऐसे हैं जो स्टील उद्योग हैं जिनमें तेजाब उपयोग में लिया जाता है, वो भी इन पानी के साथ मिलाकर भेज दिया जा रहा है। हालात ये हैं कि ये जहां-तहां काला पानी के रूप में कंसीडर किया जाता है। हालत ये है कि ये नदी जो कभी लाइफलाइन मानी जाती थी, आज अगर आप दृश्य देखें तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ये अपने आप में किस तरह से लोगों के लिए प्रताड़ना बन चुकी है। मैक्सिमम मल्टीपल टाइम इसे कवरेज काले पानी की सजा के रूप में ही मिली है। गाँवों को अगर आप तस्वीरों में देखें तो ये पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। नालों के माध्यम से, इस नदी के माध्यम से आया हुआ जो पानी है, ये जिन गाँवों में जम गया है उसके हालात कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं। इस पानी से क्या पारिस्थितिकी को नुकसान पहुंच रहा है? जी हाँ। जहां-जहां ये पानी नहीं पहुंचा वहां बिना प्रदूषण के बढ़िया खेती और पेड़-पौधे चल रहे हैं। लेकिन जहां यहां पानी पहुंचा, वहां पर पेड़-पौधे जो रोहिड़ा जैसा राजस्थान का राज्य जो वृक्ष है, वो पूरी तरह से जल भुन चुका है। हालात ये हैं कि इस नदी में जोजिड़ नदी के अंदर जिस तरह का विस्तार कार्यक्रम चल रहा है, वो नदी पूरी तरह से 4000 से ज्यादा वन्य जीवों की जान ले चुकी है, जिसमें हिरण, चिंकारे, राष्ट्रीय पक्षी, मोर, रोजड़ा जैसे दुर्लभ चीजें इसके अंदर शामिल हैं। अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर इस चीज का जो प्रमुख कारण है, उसमें से क्या सरकार के द्वारा कोई प्रयास नहीं होते? या फिर यदि प्रयास होते हैं, तो सरकारी प्रयास में और रियलिटी में क्या अंतर रह जाता है? क्या सरकार कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें कर नहीं पा रही है? तो आइए एक बार के लिए एग्जैक्ट कारण पकड़ते हैं कि ये होता क्यों है। तो पता चलता है कि जोधपुर के इस क्षेत्र में, असल में जोधपुर और पाली क्षेत्र में 700 ऐसे कारखाने हैं जो दूषित पानी डिस्चार्ज करते हैं। यानी कि कपड़े उद्योग के अंदर पानी जो है वो डिस्चार्ज के रूप में, गंदे पानी के रूप में बाहर आता है। यहाँ पर 300 से अधिक कपड़ा फैक्ट्री ऐसी हैं जो अवैध हैं, जिनके पास में प्रॉपर लाइसेंसिंग नहीं है। और जो 300 से अधिक फैक्ट्री वैध हैं, वो भी अपने रसायन को इसके अंदर छोड़ रही होती हैं। और 100 से अधिक स्टील फैक्ट्री ऐसी हैं जो अपना तेजाब युक्त पानी इसके अंदर छोड़ती हैं। पानी का जो सीन है वो देखकर स्वतः ही आपको बता रहा है कि यहां पर क्या हालात बने हैं, कितनी दूर तक बने हैं। लगभग 100 से लेके 150 किलोमीटर के क्षेत्र में 20 से लेकर के, मतलब यहां पर, मतलब इस तरह से समझिए कि 100 से लेकर 150 किलोमीटर की लेंथ में, और लेंथ के साथ साथ लगभग 3 किलोमीटर तो एवरेज चौड़ाई है जिसमें इसका सीधा सीधा प्रभाव आता है। 20 गांव सीधे सीधे ऐसे हैं जहां 24 घंटे बदबू आती है।
साथ ही साथ चूंकि पानी है, जमीन से नीचे रिस कर भी जाएगा, तो जमीन से रिस करके जा रहा है, तो जो पीने के नेचुरल सोर्सेज थे, जहां कुएं थे, जोहड़ थे, तालाब थे, वहां पर भी अब यह केमिकल युक्त पानी पहुंच चुका है। परिणाम निकलता है कि लोगों को पीने का पानी अब उपलब्ध नहीं होता है। ग्रामीणों का कहना है कि एक समय यहां पर कुएं का पानी पिया जाता था, लेकिन आज उस कुएं के अंदर रसायन का पानी है, जो कि जमीन से रिस कर चला गया है। इंटरेस्टिंग है। चलिए, ये तो हुआ नाले के आसपास के क्षेत्रों का हाल। सरकारी सिस्टम, यानी जहां स्कूल चल रहे हैं, अस्पताल, चिकित्सालय जहां चल रहे हैं, उनके दृश्य देखिए। ये एक स्कूल का दृश्य है जो इस क्षेत्र में बनी हुई है। उस स्कूल के अंदर के हालात को देखने के लिए इसके आसपास भरे हुए पानी को देखिए आप। हालात ये हैं कि इस स्कूल के ग्राउंड में इस तरह से पानी भरा हुआ है। इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा तो छोड़िए, दहाई के अंक को क्रॉस नहीं कर पा रही है। स्थितियां ये हैं कि बच्चे इन स्कूलों से निकल निकल कर दूसरी जगह चले गए हैं। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा बदबूदार पानी यहां है कि बच्चों को यहां पढ़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। बताया जा रहा है कि 21 बच्चे ही इन स्कूलों में फिलहाल शिक्षा ले रहे हैं। बरसात के समय तो इस नाले का पानी पूरे गांव में ही लगभग 20-25 गांवों के अंदर पूरी तरह फैल जाता है। बारिश के बाद के समय में यहाँ पर मच्छरों का होना, बड़े-बड़े मच्छरों का काटना। एक बच्ची है जो अपने गाँव का स्कूल का ये वीडियो बनाकर बता रही है कि कैसे हमारे गाँव के हालात हैं। यहाँ पर एक बच्ची के द्वारा ये दृश्य दिखाया गया है कि हमारे स्कूल में किस तरह से तालाब बना हुआ है। स्कूल में शिक्षा जहाँ प्रॉपर तरीके से उपलब्ध नहीं हो रही, सरकारें कैसे इस बात को इग्नोर करके चल रही हैं कि यहाँ पर लोगों को यूं ही मरने के लिए छोड़ दिया जाए। असल में ये एक ऐसी लापरवाही है, या फिर ये कहिए कि सरकार के द्वारा इस क्षेत्र को इग्नोर की जाने की ये दास्तां है कि ठीक है, अगर हमारे देश में या हमारे राज्य में कुछ लोग इससे प्रभावित हैं तो क्या ही फर्क पड़ता है। साथियों, हम अक्सर जब मोटिवेशन लेने की बात करते हैं तो बात करते हैं कि दुनिया में अमेरिका अपने एक नागरिक के लिए दुनिया के किसी भी देश के साथ, आप सोचिए ना, पन्नू जैसे के लिए अमेरिका भारत से झगड़ लिया था, हैं? हमारे देश के अंदर, हमारे राज्य के अंदर, हमारे सैकड़ों लोग ऐसे हैं, मतलब मैं कहूंगा कि 20 गांवों में तो हजारों लोग ऐसे रह रहे होंगे जिनकी जान की कीमत सरकार आंक ही नहीं रही है। हम क्या विकसित राष्ट्र बनने की बात कर सकते हैं? सपने भले ही हम 2047 में विकसित होने के देखें, लेकिन इंसानी वैल्यू कितनी है इसका अंदाजा आप लगाइए कि बच्चों को सड़क पर उतर करके कहना पड़ रहा है कि हे महानुभावों, हमारे नीति निर्धारकों, कम से कम हमारे जीवन को तो बचा लो। आप हमें क्या देंगे उससे तो हटाइए, जो है उससे तो हमें मुक्त करा लीजिए। तो क्या सरकारें सुनती नहीं है? सुनती हैं। बड़े-बड़े वादे होते हैं। वादे ऐसे होते हैं कि सपने में तो ये तक दिखा दिया जाता है कि आपके यहाँ रिवर फ्रंट बन जाएगा। ऐसा रिवर फ्रंट बनेगा कि लोग बैठकर चाय पकौड़े समोसे खाने यहाँ पर आएँगे। स्थितियाँ इस तरह से हैं कि लोग केवल अब राजनेताओं के बयानों में ही उलझ कर रहते हुए दिखाई देते हैं। हमारे देश के अंदर पहले लोगों को परेशानी का इस तरह से एहसास कराओ कि वो उससे निकलने के लिए जिन्होंने डाला, उन्हीं के दम पर, निकलने के नाम पर उन्हीं को मसीहा बना लें कि साहब आपने निकाल लिया इस परेशानी से, माना कि आप ही के कारण इस परेशानी में थे, लेकिन आपने निकाल लिया, इसका भी धन्यवाद है आप। स्थितियां इतनी विकट हैं साथियों। ये तस्वीरें आपको बयान कर रही हैं कि हालात क्या हैं। ये वीडियो आपके सामने जो है वो स्कूल के एक बच्चे के द्वारा बनाया गया है। राष्ट्रीय पक्षी मोर को आप जिस तरह के पानी के साथ देख रहे हैं, क्या संरक्षण करेंगे हम इन चीज़ों का? स्थितियाँ ये हैं कि यहाँ पर लोग, पशु-पक्षी, आप देखिए ना, ये एक वन्य जीव है, जिस वन्य जीव के हालात को आप देख सकते हैं, वो पानी के अंदर गिर गया है, क्योंकि उसने प्रदूषित पानी पी लिया है। उसको पशु प्रेमियों के द्वारा बचा करके ले जाया जा रहा है। यहाँ के हालात को देखते हुए लगातार यहाँ की मीडिया कवरेज बहुत बार आई है। ज़हर की बाढ़ कह कर के आई है। मतलब हालात ये हैं कि बारिश के समय पर, जैसे अभी ताज़ा-ताज़ा खबर अगर आप देखें तो जुलाई 2025 की है। यहाँ पर पहले तो जोजू नदी का पानी खुद एक परेशानी था, और ऐसे में बारिश का पानी और यहाँ आ गया, तो उस बारिश के पानी से ये पूरा-पूरा क्षेत्र जलमग्न होता हुआ दिखाई दिया। लोगों को यहाँ से विस्थापित कराना लोगों के लिए ज़्यादा सुविधाजनक रहा। सरकार के लिए सुविधाजनक रहा कि ठीक है, निकल करके आप कहीं और चले जाइए। इस तरह के हालात, और वो भी रेगिस्तान में जहाँ पानी की इतनी वैल्यू हो, वहाँ पर लोगों को काले पानी के अंदर डालकर छोड़ने के इन प्रयासों को देख करके बहुत ज़्यादा दुःख होता है। सवाल है, तो क्या सरकार के द्वारा वाक़ई में आज तक कोई प्रयास नहीं हुए? हुए ना? 2021 की आप न्यूज़ कटिंग
रिपोर्टिंग देख रहे हैं जिसमें कहा गया कि 45 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं ताकि इस नदी के किनारे रिवर फ्रंट बनाया जा सके। सीधा सा तरीका जो दिखता है कि 800 इंडस्ट्री पता है, 800 इंडस्ट्री का पानी निकल कर आता है, उनमें केवल प्रशासनिक तरीके से इतना सुनिश्चित करा दिया जाए कि ये नदियां, ये उद्योग धंधे अगर पानी नदी में छोड़ते हैं या फिर जोजड़ी नदी जिसे नाला बना दिया गया है उसमें छोड़ते हैं, तो वो सीवेज ट्रीटमेंट करके पानी छोड़ेंगे। ये काम करने में कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों की मिलीभगत, प्रशासनिक इच्छा शक्ति की कमी, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, ये इस बात को बड़ा बनाने के लालच कि हाँ भाई एक बार के लिए बड़ा बजट होगा तो ना जाने कितनों का पेट पेट भरेगा। हम में से जाने कितनों के जीवन जो है वो लोगों के लिए राजनीतिक हित कारक सिद्ध होंगे। विचारणीय तथ्य है। जब आपको पता है, चिन्हित है कि ये 800 जगह है जहां से पानी निकल कर आता है। विचार कीजिए, ये हमारा भारतवर्ष है जो अहिंसा के दम पर बड़ा हुआ है। न जाने दुनिया के कितने देश ऐसे हैं जिन्होंने कभी ना कभी बहुत ज्यादा यातना झेलने पर हिंसा का रूट अपना लिया। जब आप वर्ग संघर्ष की बात सुनते हैं, तब एक ही बात निकल कर आती है कि लोग इतने त्रस्त हो गए थे इस तरह के उद्योग घरानों से, इस तरह के लोगों से, कि उन्होंने हिंसक रूप अपना लिया था। आप जब बहुत बार देखते हैं कि लोग सड़कें रोक देते हैं, चक्का जाम कर देते हैं, सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, पथराव, पुलिस घेराव ये सब करने लगते हैं, उसके पीछे का कारण है कि उनको कोई सुन नहीं रहा है। लेकिन यहाँ के लोग संभवतया बड़े ही सहनशील हैं, जो कई सालों से इस पीड़ा को झेल रहे हैं, सरकारी वादों में उलझ रहे हैं। लेकिन विचार कीजिए कि यदि ये सभी लोग इकट्ठा होकर एक दिन इन उद्योग घरानों के आगे जाकर बैठ गए कि सब हम काम को रोकने की इच्छा रखते हैं क्योंकि आपके चलते हमारा जीवन जा रहा है, सरकार को उस समय चेतना होगा। आफ्टर ऑल ये समझने की बात है, समझने की आवश्यकता है कि जब हमारे राज्य में बकायदा प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्यालय है, बकायदा प्रशासनिक कुशलता हमारे यहाँ पर है, तो क्यों नहीं इन जगहों को चिन्हित करके वहीं से ही वाटर ट्रीटमेंट कराया जाए। नंबर एक, जो पानी बाद में आ गया है उस पानी के लिए सरकार अपने तरफ से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चलाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चला करके इस पानी को संरक्षित करके उपलब्ध कराया जाए। तो बोले सर आपको पता है क्या, इनको नहीं पता है क्या? बिल्कुल पता है, इन लोगों को भी पता है, माननीय लोगों को भी पता है। और यही कारण है कि 45 करोड़ रुपए पहले स्वीकृत हुए 2021 में, खबर बनी, लगा कि अब पुनरुत्थान हो जाएगा, खबर पुरानी हो गई। फिर थोड़े दिन बाद खबर बनती है कि 400 करोड़ रुपए खर्च करके 31 किलोमीटर का जोजड़ी नदी पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा जिसमें पार्क और कैफेटेरिया भी होगा। उम्मीदें निकल कर आई, नदी का स्वरूप दिखाया गया कि चिंता मत करो, इस नदी को तो ऐसा बना दिया जाएगा जैसे आप कभी जयपुर में आए हो तो अमानी शाह का एक नाला हुआ करता था, जिसे आजकल द्रव्यवती नदी कहा जाता है। पहले उस नाले के हालात भी ऐसे ही थे, उस द्रव्यवती नदी के हालात भी ऐसे ही थे, लोग उसमें अपना सीवेज डाला करते थे। लेकिन फिर सरकारी संरक्षण प्रयासों से उसे अब एक सुंदर रिवर फ्रंट में बदल दिया गया। इसके बारे में भी कहा गया कि इसको एक रिवर फ्रंट में तब्दील कर दिया जाएगा और ये रिवर फ्रंट इतना खूबसूरत होगा कि लोग यहां पर देखने आएंगे। बकायदा यहाँ के वाटर की सैंपलिंग हुई। जल शक्ति मंत्री ने बकायदा यहाँ पर राज्य के एक मंत्री के साथ साझा करते हुए लूनी के अंदर कहा कि हम आने वाले समय में इस जगह को बहुत बड़ा बना देंगे। मिनिस्टर ने बकायदा एक फाउंडेशन स्टोन तक लगा दिया। प्रोजेक्ट 172 करोड़ का डिक्लेयर कर दिया गया। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा यह कहा गया कि गहलोत सरकार तो यहां पर जोजरी नदी की फाइल को रोक कर बैठी थी, हम आए हैं तो इसको करवा कर मानेंगे और 400 करोड़ रुपए के अंदर हम पूरी तरह से रिवर फ्रंट बना देंगे। ठीक है साहब, लोगों को लगा कि कुछ होगा। यह बात मार्च 2024 की है। आज हम जिस समय इस न्यूज़ को सुन रहे हैं, मार्च 2024 की ये खबर है। आप अगस्त 2025 में सुन रहे हैं। मंत्री जी ने कहा था कि इजराइल से तकनीकी लाकर के ऐसा बनाएंगे कि वाटर ट्रीटमेंट होगा, पानी शुद्ध हो जाएगा। शेखावत साहब ने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल पर डाला कि हमने 172 करोड़ के विभिन्न कार्यक्रम यहां पर कार्य करने होंगे, हमने इसकी आधारशिला रख दी है। लोग बड़े खुश हुए, चुनावी सीजन था कि हाँ भाई कुछ बड़ा हो जाएगा। बड़े के नाम पर बड़ी सभा हुई, लोगों में विश्वास जगा, लेकिन अभी सवा साल निकलने के बाद भी यहां पर कुछ नहीं हुआ। यहां से आए हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी इसकी मांग उठाते हुए दिखते हैं, लेकिन जब तक आप सत्ता में थे, आपके द्वारा भी यहां पर कोई कदम नहीं उठाया गया। बस चर्चाएं रही कि हाँ, यहां पर हम कुछ ऐसा कार्य करेंगे जिससे कि प्रदूषण मुक्त हो जाएगा, लेकिन प्रदूषण के मुक्ति के नाम पर यहां पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। यहां के लोग बार-बार सत्ता, विपक्ष सब पर यह सवाल उठाते रहे कि माननीय आप यहां पर कुछ उठाइए, कुछ कार्यक्रम कीजिए। कोई कार्यक्रम नहीं हुआ। इवन पर्यावरण
मंत्री की तरफ से तो ये तक कहा जाता है कि हमारे पास आंकड़े नहीं है इस बात के कि यहाँ पर क्या-क्या परेशानियां हैं, हमारे पास इसके फैक्ट नहीं है। जब प्रशासन से पूछा गया, जोधपुर के कलेक्टर से पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हमारे पास में शिकायतें हैं, हमने जानकारी जुटाई है, यहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं। अभी कुछ दिन पहले की एक रिपोर्ट है जिसे आप देख रहे हैं, जिसमें 6 टीमों ने फैक्ट्रियां जांची, 32 जगह पर कमियां मिली, उन्हें नोटिस भी थमाए गए। और ये खबर आप देख रहे हैं कि इन जगहों पर यह पाया गया कि इन फैक्ट्रियों ने इस बात को बहुत ही लाइटली लिया हुआ है। अपशिष्ट जल को ही सीधा नदी में छोड़ा जा रहा है। साथियों, 2 बातें बहुत ज़्यादा परेशान करती हैं। पहला, मानव जीवन की कीमत क्या इतनी कम है कि उसको समझाने के लिए इतने सारे प्रयास, इतने जन आंदोलन, इतनी ज़्यादा सोशल मीडिया पर चेतना फैलाई जाए और उसके बावजूद भी किसी के कान पर जूं तक ना रेंगे। जो 800 जिम्मेदार क्षेत्र हैं, उन पर नियंत्रण करने में आफ्टर ऑल कौन पीछे रह रहा है? प्रशासन, राजनीतिक इच्छा शक्ति या फिर लोगों को ही अपने जीवन की कद्र नहीं? ये विचारणीय तथ्य है। आप भी जब इस तरह के प्रभावित होते हैं, तो आपको हमेशा ये लगता है कि ये मेरे से संबंधित तो चीज़ नहीं है। मैं जब खुद के घर में ये परेशानी आएगी, तब मैं इस विषय पर चर्चा करूँगा या बात करूँगा। विचारणीय है कि आप इस विषय पर जितना हो सके गंभीरता से चिंतन करें, साथियों से इसे साझा करें, इसे जन चेतना बनाएँ, हमारे सभी भाई-बहनों के जीवन की कीमत है। ये बात स्वीकारते हुए हम आगे बढ़ें। अगर हम सबके जीवन की कद्र करेंगे, तो शायद हमारे जीवन की कोई कद्र होगी। अदरवाइज़ जब आपके घर परेशानी खड़ी होगी, तब आप किसी के लिए मात्र एक खबर होंगे। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथियों से इसे अवश्य साझा करें। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत धन्यवाद।